शहरीय षड्यंत्र वाले, नेशन कंसेप्ट में विश्वास रखने वाले लोग क्या कहते हैं, राष्ट्र एक रीसेंट एवोल्यूशन है, समीप काल में आए हुए एक है राष्ट्र। दो शब्द है, एक तो स्व है, दूसरा राष्ट्र निर्माण है। अगर और विभाजन किया है तो राष्ट्र ये है, निर्माण भी है। सब मैं कुछ बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले हमको विचार करना है राष्ट्र यानी क्या, फिर राष्ट्र निर्माण यानी क्या। इसमें मुख्य भूमिका, मुख्य आधार, किस आधार में राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, इसलिए विषय रखा है स्व के आधार पर होना चाहिए। राष्ट्र वाला क्या है, सामान्यता हम लोग मतलब हिंदी में पढ़ने वाले लोग सब राष्ट्र ही पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप अंग्रेजी पुस्तक देख रहे हो नहीं तो अंग्रेजी भाषा से प्रभावित विचारकों के भाषण या लेख पढ़ने का या सुनने का मौका मिला है तो बार बार एक शब्द आती है नेशन। राष्ट्र नेशन है ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। यह सही में इस प्रकार का साहित्य मंथन का एक मुख्य उद्देश्य भी नैरेटिव को ठीक करना है, मतलब इसको एक उत्तर देना यह भी आवश्यकता है। किसी भी टेक्नोलॉजिकली या फिलोसॉफिकली, साइंटिफिकली किसी भी तरीके से एनालाइज किया है तो भी उत्पत्ति विज्ञान के आधार पर कहो, व्याकरण विज्ञान के आधार पर कहो, ये ट्रांसलेशन ठीक नहीं है। राष्ट्र एक अनट्रांसलेटेबल वर्ड है, ये अनुवाद में लाना मुश्किल है। टेक्नोलॉजिकली करने का कारण ये एक उपकरण है। किसके लिए उपकरण? स्वयं प्रकाशित होने के लिए, स्वयं प्रकाश के मार्ग पर चलाने के लिए एक उपकरण का हमको दिया है, वो है राष्ट्र। लेकिन शब्द में वो नहीं है, केवल इसमें नेशनल मतलब केवल जन के अर्थ में आते हैं। और इसका जो डेवलपमेंट, इसका जो विकास, राष्ट्र कैसे विकसित होता रहा है, नेशन कैसे विकसित हो गया, नेशन के कंसेप्ट के पीछे एक प्रकार से राजसत्ता यानी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए पाश्चात्य देशों में, ग्रीस में वगैरह सिटी स्टेट्स डेवलप हो गया, नगर देश, नगर राज्य ऐसा डेवलप हो गया। और वहां से उसका विपरीत कुछ लोगों ने उसको एक्सपैंड किया, उसको लेकर एक प्रकार से नेशन स्टेट ऐसा कंसेप्ट आ गया। कितने साल पुराना है वेद, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग यानी मिनिमम जो लोग कहते हैं 5000 साल के इतिहास है इसका, कुछ लोग कहते हैं उसके भी बहुत ज्यादा है, 50,000 कहने वाला है, कुछ भी हो। मैं उस प्रकार का वेदविद नहीं है, वैयाकरण भी नहीं है, इतिहासकार भी, भाषा के विद्यासकार भी नहीं है, इसलिए मैं कहीं पर नहीं जा रहा हूं। उतना तो मानो है सहस्रावधि वर्षों का पुराना है। उस समय से लेकर ये राष्ट्र इट वॉज लाइव, ये विद्यमान थे उस समय से लेकर। लेकिन आज के मैंने जो बताया ना, ये शहरीय षड्यंत्र वाले, नेशन कंसेप्ट में विश्वास रखने वाले लोग क्या कहते हैं, राष्ट्र एक रीसेंट एवोल्यूशन है, समीप काल में आए हुए एक है राष्ट्र। अक्सर कहते हैं, अक्सर मेरे से ही सुने हुए लोग शायद इसमें भी होंगे, एक एकदम सटीक उदाहरण इसलिए बता रहा हूं। ये शहरीय षड्यंत्र करने वाले जो लोग, सिटीजन वाला मामला में विश्वास रखने वाले लोग,
उस प्रकार के आइडियोलॉजी में विश्वास रखने वाले एक बुद्धि राक्षस या राक्षस बुद्धि या क्या पता नहीं, वो तो केरल में है। मेरे को शर्म आ रही है वो बताने से। वो केरल के पहला मुख्यमंत्री भी रहे, वो बहुत बड़ा बुद्धि के व्यक्ति है ऐसा समझते हैं कम्युनिस्ट लोग, अभी भी कहते हैं उनके बारे में ऐसा। उनको एक पार्टी कॉमरेड ने एक क्वेश्चन पूछा। कॉमरेड का क्वेश्चन क्या था, ये राष्ट्र ऐसा बहुत बार सुन रहे, ये कितना पुराना है, ये कंसेप्ट क्या है, ये कब शुरू हो गया, ये प्राचीन कंसेप्ट है क्या? ये बुद्धि राक्षस ने इसका उत्तर बहुत मजेदार ढंग से दिया है। मजेदार ढंग से मैं इसलिए बता रहा हूं, ये कम्युनिस्ट लोगों को उत्तर देने का तरीका एक प्रकार का है, आप एक क्वेश्चन उनको पूछा है तो वो उत्तर सीधा नहीं देंगे, आपको उल्टा क्वेश्चन दूसरा पूछेंगे। उसके बाद ऐसा एक क्वेश्चन उन्होंने इनको पूछा है, विच राष्ट्र के बारे में आप बता रहे वगैरह वगैरह। उसके बाद उन्होंने बताया ये राष्ट्र प्राचीन कंसेप्ट नहीं है, प्राचीन कल्पना नहीं है, ये एक आधुनिक कंसेप्ट है, एकदम मॉडर्न कंसेप्ट है। वो भी आप देखिए, इट वाज एक्चुअली नॉट द मेन प्रोडक्ट ऑफ दैट हिस्टोरिकल प्रोसेस। यानी ऐतिहासिक प्रक्रिया में एक मुख्य उत्पन्न नहीं था राष्ट्र। मुख्य उत्पन्न क्या था? मुख्य उत्पन्न कैपिटलिज्म था, पूंजीवाद। पूंजीवाद जब डेवलप हो रहा था, उसका एक बाई प्रोडक्ट के रूप में राष्ट्र आ गया था। उतना इंपॉर्टेंट ये राष्ट्र, ये नेशन यानी पूंजीवाद के साथ आए हुए एक है। सो सही में मैंने इसमें ज्यादा विस्तार से बहस में नहीं जा रहा हूं। राष्ट्र अपने विचार के आधार पर, एविडेंस के आधार पर हम कह सकते हैं ये राष्ट्र कल्पना बहुत पुराने हैं। वेदों से लेकर कितने भी अपने स्क्रिप्चर से, महाभारत में, रामायण में, सभी में ये राष्ट्र यानी क्या है, राष्ट्र और राज्य का क्या डिफरेंस है, इसका भी डिफाइन किए हैं अपने प्राचीन ऋषियों ने। यह महत्वपूर्ण बात है। अपने राष्ट्र का जो निर्माण में, सृष्टि में और निर्माण में, विकास में समाज के सब प्रकार के लोगों का योगदान है। इसलिए उसमें द सो कॉल्ड शहर निवासी लोगों के साथ जंगलों में रहने वाले, देहातों में रहने वाले लोगों का भी, अरण्यवासियों का भी योगदान है। सब लोग मिलकर ही ये राष्ट्र का निर्माण किया है। इसलिए यहां ये लोक संस्कृति का ही उत्पन्न है, उपज है राष्ट्र। सब लोग मिलकर, अगर किसी को एक मिलीमीटर या एक कुछ थोड़ा सा ज्यादा योगदान है तो, ऊपर है तो, वो लोक का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। ये क्यों कहते हैं? लोक जीवन में, लोक विचार में, लोक व्यवहार में, लोक व्यवस्था में अभी भी राष्ट्र के मूलभूत वैल्यूज विद्यमान है। अभी भी वो तो बहुत हद तक हम लोग द सो कॉल्ड सिटी ड्वेलर्स, शहर में रहने वाले लोग, राष्ट्र के मूल वैल्यूज, द एथिक्स, सिविलाइजेशनल एथिक्स, धार्मिक जो वैल्यूज है रैशनल, वो हमारे बीच में बहुत कम है। धर्म राष्ट्र का सबसे सुप्रधान आधार है, ऐसा बहुत सारे अपने विचारकों ने बताया है, हमको सिखाया है। वो धर्म का, पूजनीय मोहन जी हमेशा ये धर्म का 4 पिलर से बताते हैं। मोहन जी भागवत, धर्म का 4 पिलर्स क्या है? सत्य, शुचिता, करुणा और तपस्या। ये चारों अभी भी विद्यमान हैं, अभी भी लोक जनता के बीच में। लेकिन सो कॉल्ड एडवांस्ड, सो कॉल्ड क्लासिक, सो कॉल्ड सिविलाइज्ड, ऐसा कहने वाले हम सिटीजन्स के बीच में वो बातें बहुत कम हैं। लेकिन अभी भी वो लोग सोचते हैं पूरे विश्व के बारे में, सोचते हैं पूरे सृजन के बारे में, नेचर के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में वो सोचते हैं। इसलिए मैंने कहा राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान जरा ज्यादा ही है। और दूसरा जो बात, इसमें से मैं ज्यादा उसमें नहीं जा रहा हूं, स्व यानी क्या है? ये राष्ट्र का जो मैंने ऑलरेडी पहले ही वर्णन करने के लिए कोशिश किया, दैट स्पेशलिटी ऑफ ए राष्ट्र और ए व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नहीं तो राष्ट्र का, उनके जीवन का, जो उनके जीवन व्यवहार का, उनके आचरणों का कुछ स्पेशलिटी और स्पेशल नेचर होते हैं। इसको हम सिंपली, सरलता से उस व्यक्ति का स्व, हम हमेशा कहते हैं व्यक्ति सब, मनुष्य सब समान हैं, ऐसा कहते हैं। फिर भी समान कहने के साथ भी एक सच हम सबको मालूम है, एक एक व्यक्ति अलग है,
उनके आचरण के आधार पर, उनके व्यवहार के आधार पर, विषयों के साथ उनका जो अप्रोच के आधार पर व्यत्यस्त है। इसलिए नंद कुमार व्यत्यस्त है और तीनों लोगों और लोगों के से अलग है। वो अलग डिफरेंट, ये व्यक्ति को डिफरेंस होते हैं, उस प्रकार देशों का भी व्यत्यस्तता होते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद इस स्व को दूसरे प्रकार से डिफाइन करते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं एक निश्चित विशेष चरित्र का विकास जो एक एक राष्ट्र के जीवन में हुए, समाज के जीवन में हुए, इसको कहते हैं। अगेन आई एम सेइंग, स्वामी जी ने डिफाइन किया एक निश्चित विशेष चरित्र, एक डेफिनेट स्पेशल कैरेक्टर ऑफ ए नेशन। इसको उन्होंने दूसरे शब्दों में एक फ्रांसीसी शब्द, फ्रेंच वर्ड को लेकर उन्होंने बताया, राइसन डे एटर ऑफ दिस आवर एक्सिस्टेंस। हमारे अस्तित्व का कारण, हमारे जन्मोद्देश्य ये क्या है, वो स्व निश्चित करते हैं। इसलिए ऐसा उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ ए सर्टेन स्पेशल कैरेक्टर उन्होंने कहा था। बात में डिस्कस करने के साथ साथ स्वामी विवेकानंद जी के जैसे महर्षि अरबिंदो भी इस राष्ट्र के स्व के बारे में डिफाइन करते हुए, परिभाषा देते हुए बताया, स्व शेप्स ए नेशंस पर्पस ऑफ एक्सिस्टेंस और इट्स लाइफ मिशन। ये किसी राष्ट्र के अस्तित्व के उद्देश्य या उसके जीवन दौत्य या मिशन को आकार देते हैं। आज का विषय इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है। स्व से राष्ट्र निर्माण कहने के समय राष्ट्र निर्माण का दिशा कौन तय करते हैं? वो स्व तय करते हैं, स्व विल डिफाइन। ये महत्व की बात है। ये बात इतना भी ज्यादा राष्ट्र देश विश्व में है, ये सभी का अलग अलग है। अगेन मनुष्यों के बारे में कहने के जैसा हम सामान्यतः कहते हैं राष्ट्र सब समान है ना, आप क्यों पाकिस्तान कीजिए कहो, नहीं तो अमेरिका कीजिए कहो, इसमें क्या आपत्ति है? ऐसा पूछते। कीजिए कहने में हमको कोई आपत्ति नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा है, माता को जी कीजिए बोलने से भी ज्यादा अच्छा, कुछ और लोगों को जयकार बोलना तो ज्यादा अच्छा देखे होंगे। लेकिन राष्ट्र अलग है, एक एक राष्ट्र अलग है। ये केवल हम नहीं कहते हैं। नेपोलियन एक बार राष्ट्रों के इस स्पेशलिटी एंड डिफरेंस के बारे में कहने के समय उन्होंने बताया, एक इंग्लैंड इज ए कंट्री ऑफ ट्रेडर्स। इंग्लैंड यानी व्यापारियों का देश है, ऐसा बताया। नॉट ओनली नेपोलियन, स्वामी विवेकानंद ने भी बताया था। उन्होंने बताया राष्ट्र अलग है, राष्ट्र का दौत्य मिशन अलग है, स्पेशलिटी अलग है। इसलिए मैं बता रहा हूं, इंग्लैंड का मूल भाव इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र को लेकर वो चलते हैं। और फ्रांस का अगर देख लीजिए पॉलिटिक्स है, उनका मूलभूत विचार, एक आइडिया अगर फ्रांस का है तो इट इज पॉलिटिक्स। आपको मालूम होगा बहुत सारे ये फ्रांसीसी पॉलिटिकल टर्म हैज एंटर्ड इनटू द कम्युनिस्ट पार्लेंस, आपको मिले होंगे। आप लोगों को आप लोग सुने होंगे प्लीनम। प्लीनम तो कहीं हिंदी या भारतीय या इंग्लिश शब्द नहीं है, इट हैज रीच्ड फ्रॉम फ्रांस। सो पॉलिटिक्स हैज डिफाइंड फ्रांस के सब प्रकार के विचार और व्यवहार को राजनीति निर्माण सजेस्ट करते हैं। भारत को क्या है? स्वामी विवेकानंद ने ही डिफाइन किया। भारत के स्व, भारत का जो स्पेशलिटी को डिफाइन किया है वो धर्म है। धर्म कहने से ही हम जैसे दक्षिण से आए हुए लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है। धर्म शब्द सुनते ही इसको दूसरा अर्थ है ऐसा नहीं लगेगा। लेकिन क्या करूं, आप लोगों के भाषा में, आप लोगों हम सभी का भाषा है, हिंदी में धर्म का जो अगर अर्थ पूछा है तो व्यवहार में आते हैं रिलीजन। लेकिन धर्म जो स्वामी विवेकानंद जो उपयोग किया है वो रिलीजन नहीं है। नहीं तो आज के कंटेम्पररी जो डिस्कोर्स में जो रिलीजन शब्द, धर्म शब्द का उपयोग करते, इसका अर्थ के आधार पर नहीं है। धर्म यानी धर्मोद्धारयति प्रजा, ये सभी प्रजाओं को, जनों को, समाज को, संसार को एक प्रकार के बैलेंस करके रखने वाले जो नियम, वो धर्म है। उस धर्म को डिफाइन करने के समय ही पूज्य मोहन जी ने जो बताया, इसका 4 महत्वपूर्ण हिस्सा है, पिलर्स है।
स्तंभ है वो है सत्य, शुचिता, करुणा और तपस्या। ये चार महत्वपूर्ण है, इसको फॉलो करने की जरूरत है। स्वामी जी उनके हिज ओन वे ऑफ प्रेजेंटिंग थिंग्स, एक यूनिक स्टाइल है, अनन्य स्टाइल है। कविता में या अंग्रेजी में वो कहते हैं दिस इज द थीम ऑफ इन भारतीय लाइफ वर्क। भारतीय जीवन कार्य का थीम है, भारतीय जीवन कार्य का विषय है स्व। यानी नहीं तो उन्होंने जो बताया इस राष्ट्र का स्पेशलिटी, उस स्पेशलिटी को हम आज के तारीख में स्व कहते हैं। द बर्डन ऑफ एटर्नल सॉन्ग्स, भारत के शाश्वत गीतों का बोझ है ये स्व। शाश्वत गीत यानी वेद काल से लेकर, वेद गीतों से लेकर सभी गीतों का व्हाट इज इट्स लक्ष्य, क्या कर्म करना चाहते थे, क्या लक्ष्य रखा, दैट इज इट, दैट इज भारत का स्व। द बैकबोन ऑफ अवर वेरी एक्सिस्टेंस, उनके सही अस्तित्व का रीढ़ है ये स्व राष्ट्र का। और अगेन ही इज सेइंग द फाउंडेशन ऑफ अवर बीइंग, उनकी उपस्थिति का आधार है, उपस्थिति का आधार है। फिर उन्होंने वो शब्द प्रयोग किया द रेसनडेटर ऑफ अवर वेरी एक्सिस्टेंस, द स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रेस, द स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रेस, पूरे मानव जाति का आध्यात्मिकीकरण, यह है इनका कारण। ये नहीं तो इसको कहते हैं रेसनेडेटर, ये स्व, अपना जो सेल्फहुड, अपना जो आइडेंटिटी। हम बार बार स्व 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 कहते हैं, पूजने मोहन जी स्व का उपयोग करते हैं, इसका सही अर्थ क्या है इसके बारे में हम सोचने की जरूरत है। वो स्व तय करते हैं अपना जो लक्ष्य, वो लक्ष्य है, दैट एंड है पूरे संसार का आध्यात्मिकीकरण। इसको समझकर ही अर्नोल्ड टॉयनबी जैसे विचारकों ने बताया इस विचार में पूरे विश्व आना चाहिए है, नहीं तो सर्वनाश के पद पर उस गर्त में हम हमारे पतन हो जाएगा, ऐसा टॉयनबी ने भी बताया। ये राष्ट्र इस प्रकार के सिविलाइजेशनल वैल्यूज को, मूल्यों को आधार बनाते हुए, इस स्वाद को डिफाइन किए हुए रास्ते से सहस्राब्दियों से उनका प्रयाण प्रारंभ किया। इस राष्ट्र का विकास उन्होंने कर दिया, अपने पूर्वजों ने कर दिया। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ दी, स्वामी विवेकानंद कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्पेशल आइडेंटिटी, इसको हम कहते हैं स्व, ऑफ द पीपल हु कॉन्स्टिट्यूटेड दैट सोसाइटी। एक समाज के अंदर जो लोग हैं, वो लोग को एक स्पेशल आइडेंटिटी या स्व है, वो स्व के आधार पर सहस्राब्दियों से विकसित हुए एक राष्ट्र, यह है राष्ट्र। इसलिए राष्ट्र यानी उस पहचान वाले लोग है। नेशन इज पीपल ऐसा कहते हैं, राष्ट्र यानी लोग है ऐसा कहते हैं, लेकिन वो राष्ट्र का लोग यानी कौन है, वो स्पेशली हम समझने की जरूरत है। कोई शक नहीं इस विषय में। ये कहने के समय ये थोड़ा फंडामेंटल विचार है, थोड़ा कम्युनल विचार है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। इसमें कम्युनलिज्म नहीं है। इसको, इस स्व को मेरा स्व है, ये मेरा सेल्फहुड है, मेरा आइडेंटिटी है, ऐसा विचार रखने वाले लोग यानी राष्ट्र है। मतलब ये स्व को फॉलो करने वाला ही लोग है। दे अलोन इज भारत राष्ट्र, इस स्व को फॉलो करना। इसलिए नेशन इज पीपल कहने के समय, राष्ट्र लोग कहने के समय, लोग का कुछ विशेषण है, वो विशेषण यहां लाने के लिए मैंने कोशिश किया। राष्ट्र यानी उस पहचान वाले लोग, ये है राष्ट्र, ये समझने की आवश्यकता है। इस पहचान और स्व के विशेषताओं के बारे में बहुत सारे लोगों ने बताया है। इसमें एकदम अनएक्सपेक्टेड, अनपेक्षित ऐसा कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों ने भी बड़ा बड़ा पुस्तक लिखने के बीच में ऐसा ही अंदर से डिविनिटी बाहर आए होंगे, ऐसा उन्होंने भी लिखे हैं। ऐसे एक व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति के एक पुस्तक के बारे में बताऊंगा। पुस्तक का नाम बताऊंगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वो कौन लिखा है? कितना भी भारत के विरोध में लिखा है तो भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में अलग अलग जगह पर झलक मिलते हैं। ट्रू हिंदू फिलोसफी भी उन्होंने लिखा है। कौन है? आप सभी को मालूम है। उन्होंने इस राष्ट्र का, भारत का
स्पेशलिटी के बारे में बताने के समय उन्होंने भी वही बात बताया, देश का जो स्पेशलिटी, स्पेशल कैरेक्टर वो अलग ही है। भारत का अमेरिका से, जर्मनी से, चीन से अलग है, ऐसा ये यूनिवर्सल सिटीजन ऐसा कहने वाले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू ने बताया है उस पुस्तक में। डिफरेंट नेशंस डिफाइन देयर बिहेवियर एंड सिलेक्शन ऑफ सिंबल्स इवन ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्पेशल कैरेक्टर। स्व के आधार पर अपने सिंबल्स तय करते हैं। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया, अमेरिका के जो सिंबल क्या है, कौन सा जानवर या पक्षी है? ईगल है, यानी चील, चील है ना, ईगल। गिद्ध भी, हाँ वो भी कैसा, वो तो हाँ ईगल, बाघ, चील, ऐसा बहुत सारे शब्द है। वो जर्मनी का भी ईगल्स है, चीले हैं। चीन का ड्रैगन है। अपने जवाहरलाल नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहते हैं, अमेरिका और जर्मनी के लिए चील, चीन के लिए ड्रैगन शत्रुता का संकेत है। ये शत्रुता का संकेत है, एनिमोसिटी का सिम्टम्स है, एनिमोसिटी। बाकी लोगों के तरफ उनका जो शत्रु अभी भी है ना, हम तो अमेरिका के बारे में कहते हैं, हमारे बच्चे भी बहुत सारे लोगों का वहां काम करते होंगे, लेकिन ये पढ़ने के लिए भारत में यूनिवर्सिटी सब खराब है जी, इसलिए तो अमेरिका में भेजे होंगे। भेज दीजिए, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूं, सबसे सच्चाई सब वहां से लेकर इधर आइए, इधर आकर इसको समर्पण कर दिया, वहां रहना नहीं चाहिए, बस उतना ही है। अमेरिका इस शत्रुता के सिंबल को अपना राष्ट्र का सिंबल अपनाया, शत्रुता का सिंबल को, ईगल। और अभी भी आप देखिए, यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध है, कौन प्ले करते हैं इसमें, क्यों प्ले कर रहे हैं, काय के लिए? उन्होंने इतना हथियार बनाकर रखा है, वो हथियार सब बेचना चाहिए, इसलिए बीच बीच में मार्केट मिलना चाहिए ये हथियारों को। और मार्केट मिलने के लिए कहीं ना कहीं कुछ युद्ध छेड़ते हैं, इसलिए उनका मूल कल्पना ही युद्ध है, संघर्ष है। इसलिए उन्होंने सिंबल भी चुन लिया, चील है ना, ठीक है ना। लेकिन भारत का सोच क्या है? मां विद्वेषाव है, किसी के साथ हमको विद्वेष नहीं है। हाँ, अधर्म करने के लिए आ गया है तो हम हमारे सही रूप दिखाएंगे, वो दूसरा विषय है। राम इतना शांतता का प्रतिरूप था, लेकिन जब युद्ध स्थली में आने के समय रणचंडिका का अवतार है, ऐसा बहुत सारे रामायण कर्ताओं ने, चरित्रकारों ने शक व्यक्त कर दिया। वो कौन है, वो इतना एक तांडव कर रहे हैं? वो कर सकते, लेकिन स्वभाव है ना हम शांतता से। इसलिए शायद नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एक लाइन लिखा है, उन्होंने बताया, ईगल्स फॉर यूएस एंड जर्मनी, ड्रैगन फॉर चाइना आर साइन ऑफ हॉस्टिलिटी, व्हाइल हिंदुइज्म's mascot animal द काउ इज ए पीसफुल एनिमल। अमेरिका और जर्मनी के लिए चील, चीन के लिए ड्रैगन शत्रुता का संदेश, जबकि हिंदू धर्म का शुभंकर पशु गाय एक शांतिपूर्ण जानवर है, शांतिपूर्ण। और गाय भी जब समय आ गया है तो सही उनके अंदर युद्ध करने के लोगों को निर्माण भी करते हैं। वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में जो युद्ध का जो जब समय आ गया था, उस समय आपको मालूम है। इसलिए गाय कहने के समय हमेशा ऐसा ही शांतिपूर्ण रहना, इसका आवश्यकता नहीं है। जब जब आवश्यकता है उस समय उस शरीर से कितने भी योद्धाओं का निर्माण करने लायक शांतिपूर्ण जानवर है, ऐसा हम कहने की आवश्यकता है। लेकिन नेहरू जी का जो कंसेप्ट देखिए, देशों के स्वभाव के अनुसार उन्होंने उनके मस्कट एनिमल, उनके लिए शुभंकर, ऐसे एनिमल्स को सेलेक्ट करते हैं, सिंबल्स को सेलेक्ट करते हैं। हम भी सेलेक्ट किया, वो गौ माता है हमारा, गौ माता के रूप में। इस राष्ट्र का जो महत्व, राष्ट्र के स्व के बारे में अनेकानेक लोग बताए हैं, मैं ज्यादा विस्तार से इसके बारे में और एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। महर्षि अरबिंदो जब उत्तरपारा में उनके फेमस स्पीच करने के समय उन्होंने बताया, मैं अब यह नहीं कहता कि राष्ट्रत्व एक पंथ, एक मत या एक आस्था है, मैं कहता है कि यह सनातन धर्म है जो हमारे लिए राष्ट्रत्व है। सनातन धर्म है, ये हमारे लिए राष्ट्रत्व है। पूजनीय गुरु जी इस अस्मिता के बारे में उन्होंने इतना सुंदर तरीके से वर्णना किया है, परिभाषा किया है।
कुमार संभव, कालिदास के कुमार संभव के एक महत्वपूर्ण श्लोक को उदाहरण करते हुए वो बताते हैं, अस्त्युत्तराम दिशि देवतात्मा हिमालयम नाम नगाधिराजा पूर्वापरातो निधिवगाह्याम स्थित पृथिव्या इव मानदंडा। भारत ये पूरे विश्व के, भारत के बारे में वर्णना करने के समय भारत के उत्तर दिशा में जो हिमालय है और तोय निधि वगाह्या स्थित पृथिव्या इव मानदंडा, पूरे पृथ्वी के लिए मानदंड के रूप में वो स्थित है। इस हिमालय का वर्णना करने के समय कालिदास कहते हैं हिमालय का एक रूप नगाधिराजा है, नगाधिराजा का रूप है। नगाधिराजा यानी पर्वतराज, इसका अस्तित्व है, इसका एक्सिस्टेंस को वर्णना करते हैं। लेकिन इसका आत्मा क्या है? वो देवतात्मा है। हिमालय को दो पर्याय देते हैं महान कालिदास उनके उस श्लोक में, अस्त्युत्तराम दिशि देवतात्मा हिमालयम नाम नगाधिराजा। हिमालय दोनों नाम में प्रचलित है, एक तो देवतात्मा है। पूजनीय गुरु जी हमेशा कहते थे वो देवतात्मा कंसेप्ट वो हमारे स्पेशल कैरेक्टर है, भारत का स्पेशल कैरेक्टर है, हमारे आत्मा है। रूप नगाधिराजा का होगा हिमालय के, लेकिन हिमालय में वास कौन करते हैं? देवता वास करते हैं। इस आत्मा का भाव को हम स्व कहने की आवश्यक, इस रूप में समझने की आवश्यकता है। इस स्व अपने जीवन का सभी क्षेत्रों में इसका इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, सभी क्षेत्रों में। कुछ उदाहरण केवल बताकर मैं समाप्त करूंगा। अन्य लोगों के तरफ हमारे दृष्टि कैसा होना चाहिए? अन्य लोग मतलब कोई अन्य नहीं है हमारे लिए, पराया कोई नहीं है, अदर्स ऐसा कंसेप्ट भी नहीं, एटलीस्ट अदर्स को शत्रु ऐसे हम नहीं मानते हैं। फिर भी उस लोग सबको एक प्रकार से गले में लगाते हुए आगे जाना, ये हमारा स्व भारत को, समाज को सिखाया है। इसलिए हमारे मंत्र क्या है? वसुधैव कुटुंबकम बन गया है। आवर कंसेप्ट टुवर्ड्स द होल वर्ल्ड सही में है। ये पाश्चात्य देश के लोगों ने अभी अभी सुना है इस प्रकार के कंसेप्ट G20 के वजह से। G20 जब बनाया था उसके लोगों के नीचे ये संस्कृत शब्द लाइन अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सजेस्ट किया, वसुधैव कुटुंबकम। अमेरिकन, फ्रेंच लोग, इटली के लोग, सभी लोग अभी उनके नाव में ये ठीक तरह से प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं, तो भी अभी याद करने के लिए, हृदयस्थ करने के लिए, कंठस्थ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम। कंठस्थ करने मात्र से काम नहीं होगा, आत्मा में प्रवेश करना, वो एक शब्द का इतना प्रभाव है। अब देखिए, सर्वे भी सुखिनः सन्तु, सबको सुख मिलना चाहिए। और एक शब्द हमने बताया, जब भारत के वैज्ञानिकों ने डेवलप किए हुए वैक्सीन करोड़ों के तादाद में विदेश राज्यों में हम जब दिया था, उस विमान में हमने लिखा था, क्या लिखा है? किसी को आमय नहीं होना चाहिए, सर्वे संतु निरामया। सर्वे संतु, सबको, किसी को डिजीज नहीं होना चाहिए, हमारा कंसेप्ट है। लेकिन विदेश में जो वैक्सीन कहो, नहीं तो कोई मेडिसिन बनाने वाले लोग क्या कहते हैं? सर्व आमय भवो, सबको दुख, रोग आने दो, रोग आने दो। हमारे एक अधिकारी ने एक बार केरल में केरल का संघ का एक बैठक ले रहा था, उस समय रिपोर्ट के बीच में विवेकानंद मेडिकल मिशन वायनाड, ऐसा हिली रीजन का मेडिकल मिशन का रिपोर्ट दे रहे थे। और रिपोर्ट के समय वहां के जो इंचार्ज डॉक्टर बताया, हमारे जो हॉस्पिटल डेवलप हो रहा है, पिछले साल 50,000 रोगी आए थे, इस बार 1 लाख पार कर दिया है, ऐसा बताया। ये डेवलप हो गया है क्या? इसका अर्थ है क्या? सो सडनली आ गया था, मजाक से नहीं बताया वो अधिकारी, उनके मन में ऐसा है। एक अस्पताल कहीं पर स्थापना किया है तो उसके वजह से रोगियों की संख्या कम होना चाहिए, ये हमारे कंसेप्ट है। लेकिन विदेश में जो रहने वाले ट्रेड को आधार बनाने वाले लोगों का सोच क्या है? रोग बताना चाहिए। देखिए, साइकोलॉजी डेवलप हो गया। विदेश के साइकोलॉजी और भारतीय साइकोलॉजी का डिफरेंस क्या है? डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर को मालूम है ज्यादा अच्छी तरह। सोचे, उनके फ्रॉइड हो, कोई भी हो, उनके साइकोलॉजी डेवलप किए हुए लोगों ने कहां से प्रारंभ किया? रोगी मन से प्रारंभ किया। यानी एक रोगावस्था में फंसे हुए मन को सेंटर बनाते हुए उन्होंने उसको डेवलप किया। हम कहां से प्रारंभ किया? हमने शुद्ध, स्वस्थ, सब प्रकार के मंगलमयी मन से प्रारंभ किया। ऊपर से प्रारंभ करके इस स्वस्थ
सुंदर मंगलमयी मन को क्या क्या गिरावट हो सकते हैं, वहां से गिरावट के बारे में फिर सोचा है। वहां गिरावट हमेशा रहना चाहिए, पतन, इसलिए आमय शरीर मन के बारे में उन्होंने सोचा है। ये हमारा महत्व है। देखिए माता भूमि, इस प्रकार के बहुत सारे कंसेप्ट है, दिस आर ऑल टॉट। एक प्रकार के ये स्व, हमारे सेल्फ फूड, ये सब भारतीयों को सोचा, सिखाया, और भारत पूरे विश्व के सामने अभी वो रखते हैं। प्रकृति के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में हमारा जो कंसेप्ट क्या है, इट्स अ स्पिरिचुअल कंसेप्ट। एक प्रकार से एक फिनोमिनल प्रेजेंस ऑफ डिविनिटी इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस नेचर, ये हमारा कंसेप्ट है। ईश्वरीयता का, ईश्वरीय अंश का अभूतपूर्व सान्निध्य प्रकृति के सब में है, ये हमारा कंसेप्ट है। एक बार मैन एंड नेचर करके एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा है स्टेफानो डी सैंटिस, ऐसा आधुनिक काल के एनवायरमेंटलिस्ट के बड़ा व्यक्ति, ऐसा मानने वाला व्यक्ति है। उन्होंने उनका जो पुस्तक में एक लाइन लिखा, वो लाइन से मैंने ये अभूतपूर्व शब्द लिया था। उन्होंने बताया, एंशिएंट भारत theistic systems share a substantial commonality of conceptions concerning nature, seen as a phenomenal reflection of God's existence, presence. यानी सभी में ईश्वर को देखने का एक विचार, ये भारतीय theistic system, यानी हमारे जो प्राचीन भारत के जो आस्तिक प्रणालियों से संबंधित अवधारणाओं के एक मुख्य विशेषता वही है, प्रकृति को देखने का। प्रकृति के बारे में हमारे साथ क्या सोच है, सब प्रकार। आप में से कई लोगों ने जरूर पढ़े होंगे, नहीं तो सुने होंगे, वैराग्य शतक, भर्तृहरि ने लिखे हुए वैराग्य शतक। अंत में आत्मा विदाई लेकर जा रहे हैं प्रणाम देकर, उस समय भर्तृहरि क्या गाते हैं, मातर मेदिनी तात मारुता सखे तेज सुबंधो जला भवताम अंध्य प्रणामां भ्रातर व्योम निबद्ध एव भवताम अंध्य प्रणामांजलि। यानी पृथ्वी को माता के रूप में, वायु को पिता के रूप में, तेज अग्नि को दोस्त के रूप में, और जल को अपने रिश्तेदारों के रूप में, बंधुजनों के रूप में, आकाश को, व्योम को भ्राता के रूप में, भाई के, भाई बहन के रूप में, निबद्ध एव भवताम अंध्य प्रणामांजलि। इस प्रकार के माता के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, बंधुजनों के रूप में, दोस्तों के रूप में अगर पंचभूतों को देखने का जो प्रकृति है, तो उस स्वभाव, इसको डी सैंटिस ने उनके मैन एंड नेचर में कहता, दिस इज द वे इन विच हिंदूस आर लुकिंग ऑन द नेचर। नेचर को देखने का तरीका है। अब सुन लीजिए, राष्ट्र निर्माण अगर करना है तो ये स्व प्रस्फुटित होना चाहिए क्या, प्रकटित होना चाहिए क्या अपने नेचर के संबंधित विचारों में। नेचर को फेवर करने वाला नहीं है हम लोग। आजकल एनवायरमेंटलिस्ट जो कुछ काम करते, एक पौधा कहीं से लेकर आकर रखने के समय बहुत बड़ा सेवा किया है मैंने, प्रकृति के लिए सेवा किया। फिर उन्होंने वहां नहीं जाते हैं, थोड़ा सा पानी है, लोटे में पानी लेकर वहां इसके नीचे, इसके जट में देते भी नहीं है, वो बहुत बड़ा सेवा, साल में एक बार। लेकिन अपने प्राचीन प्रकृति दर्शन के आधार पर देखा है तो प्रकृति इज वेरी वेल पार्ट ऑफ मी। मेरा माता है, मेरा पिता है, मेरे बंधु है, मेरे भाई है, मेरे दोस्त है। इस प्रकार से देखने का, वेरी बीइंग का हिस्सा इस रूप में देखने का जो प्रवृत्ति, इज इट नॉट द मोस्ट साइंटिफिक एनवायरमेंटल अप्रोच? ये हम अपनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार यहां साहित्य का मंथन चल रहा है। कला और साहित्य में भी ये स्व का आपको मिलते हैं। एक लाइन में बता सकते हैं कला काय के लिए है। कुछ लोग कहते हैं कला समाज के लिए है, कुछ लोग कहता है कला कला के लिए है। हम तो बताते हैं ठीक है, दोनों हो सकता है, लेकिन अल्टीमेट लक्ष्य कुछ दूसरा है। आप कहीं पर नीचे खड़े हैं, कला समाज के है, कला के लिए है। हम कहते हैं सा कला या विमुक्त, ये यानी अल्टीमेट इमेंसिपेशन। कला के रूप द्वारा, साहित्य के द्वारा भी आपको अगर आत्माविष्कार कर सकते हैं, आत्मा का पूर्ण आविष्कार हो सकते हैं, तो उसको कहते हैं साहित्य। हमारे यहाँ के कला साहित्य कितने बातों के बारे में ध्यान देते हैं, वर्णना करने के, विस्तार से करने के समय नहीं है। भावाभिव्यक्ति, क्योंकि आंतर सौंदर्य के बारे में हम देखते थे, बाह्य सौंदर्य के बारे में केवल नहीं है, आंतर सौंदर्य। धार्मिकता को बहुत महत्व देते हैं।
दार्शनिकता को, प्रतीकात्मकता को, सामाजिकता को, परस्परता को, लोक प्रतिबद्धता को, पारंपरिकता को और प्रसन्नात्मक साहित्य, कला, ये कला या साहित्य देकर जाकर खुदकुशी नहीं करना चाहिए, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। आज के जो बाकी लोगों के जो एस्टेंशियलिज्म वगैरह उस प्रकार के कला या साहित्य पढ़ा या देखा है तो आत्महत्या देने के करने का प्रेरणा मिलते है, लेकिन भारत के साहित्य अगर पढ़ा है तो और जीना है, अच्छी तरीके से जीना है, उस प्रकार का प्रसन्नात्मकता देने वाले जो साहित्य है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमारे प्राचीन साहित्यों में क्या है? अनामता है, अनामता है। किसी ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना, पेटेंट रजिस्टर करना, इससे जो कितने बिक जाते हैं उसका इतना प्रतिशत मेरे को मिलना ही चाहिए, ऐसा वाल्मीकि ने कहा कहीं रजिस्टर किया है क्या? व्यास ने किया है क्या? है तो कितने करोड़ देना है तो भी हमारा कर्ज चुक सकते हैं, हमको नहीं कर सकते। इस प्रकार के कला का एक विश्व प्रवेश, साहित्य का विश्व प्रवेश आजकल आप देखने को मिलते हैं। ये सब इस स्वा के आविष्कार के लिए हमने स्वतंत्रता संग्राम भी किया है। इस स्वा को केवल पॉलिटिक्स में पावर मिलने के लिए स्वतंत्र संग्राम नहीं किया। स्वातंत्र्य संग्राम विद्या में, कला में, थिएटर में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सब दूर इस श्रेष्ठ कंसेप्ट को मैनिफेस्ट करने के लिए, अप्लाई करने का अनुमति के लिए हमने संघर्ष किया। इसलिए कहते हैं नंदलाल बोस कला के क्षेत्र में उन्होंने चित्र रचना के द्वारा जो किए हुए बात भी स्वतंत्रता संग्राम है। केवल कुछ लोग नमक बनाने के लिए गया है, कुछ लोगों ने कुछ बंदूक उड़ा के किसी को हत्या किया है, ये दोनों केवल स्वतंत्रता संग्राम है ऐसा हम पढ़ते हैं। पहले वाला ज्यादा 95%, 5% है पिस्टल वाला भी। बाकी किसको? या कलम को लेकर स्वतंत्रता संग्राम, साहित्य को लेकर, पत्रकारिता के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में टाटा जैसे लोगों ने किए हुए स्वतंत्रता संग्राम, विज्ञान के क्षेत्र में आचार्य पीसी रॉय जैसे लोगों ने किए हुए संघर्ष, और ये सबको फिल्म के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के जैसे लोगों ने किए हुए स्वतंत्रता संग्राम, ये सब ये स्वा के द मैनिफेस्टेशन, इट वाज ऑल स्ट्रगल फॉर आवर नेशनल सेल्फहुड। हम आत्मनिर्भर अगर कहना है तो ये आत्मनिर्भरता का मूल स्रोत, मूल मंत्र स्वा का मंत्र है। स्वा के आधार पर ही हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसलिए ये आत्मा के बारे में, स्वा के बारे में समझकर इस रेसनडिएटर स्वामी विवेकानंद जो बताया, चिति कहा दीनदयाल जी उपाध्याय, अस्मिता कहा अपने पूजनीय गुरुजी ने, ऐसे सनातन धर्म कहा महर्षि अरबिंदो ने। ये सब डिफाइन करना, परिभाषित किए हैं स्वा के फ्रेमवर्क में। ये स्वा के फ्रेमवर्क में आगे जाने का 25 साल हमारे सामने हैं, अमृतकाल हम डिवोट करना है इस स्वा के मैनिफेस्टेशन के लिए। नमस्कार, जय हिंद।